हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ और इंटेक्स क्वेश्चंस हमारे चैप्टर सेल्फ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस सेशन से हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले जो हमने सेशन लिया था उसमें हमने आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 65 पे जो भी इंटेक्स क्वेश्चंस दिए गए थे उनमें से आई गेस 2 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, आज के सेशन में हम पेज नंबर 65 में ही जो रिमेनिंग इंटेक्स क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे सॉल्व। तो चलिए फटाफट से आज की सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन कुछ और इंटेक्स क्वेश्चंस के साथ। अब जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम इस चैप्टर के सभी इंटेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन साथ साथ में चैप्टर को भी हम रिवाइज करते हुए जाएंगे। क्वेश्चन में जो भी टॉपिक मेंशन्ड होगा उस क्वेश्चन को तो हम सॉल्व करेंगे ही, लेकिन जो भी टॉपिक मेंशन्ड है ना उस पूरे टॉपिक को हम रिवाइज कर लेंगे। और ऐसा करते करते मुझे लगता है कि अभी हमने आधे से ज़्यादा चैप्टर रिवाइज कर लिया है। हमने स्टार्ट किया था अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि भाई सेल की डिस्कवरी किसने करी, कैसे हुई, है ना। तो हमने स्टार्ट ही कैसे किया था, सेल से किया था कि भाई सेल कहाँ से आए, किसने सबसे पहले बताया कि सेल नाम की भी कोई चीज़ होती है और कहाँ पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने ये भी समझा कि सेल को आखिर हम इतनी इंपॉर्टेंस दे ही क्यों रहे हैं, है ना, कि पूरा क्लास 9th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ही हमने सेल को जा करके डेडिकेट कर दिया। सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, यानी कि इतने भारी भारी नाम हम देते हैं सेल को। उसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, उसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल्स ही होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए हमको ब्रिक्स चाहिए हैं, कितना भी आपके पास सीमेंट हो, कितना भी आपके पास वो जो लोहे की रॉड्स रहती हैं, बड़ी बड़ी सरिया जिसको हम कहते हैं, वो ही क्यों ना हो, अगर आपके पास बेसिक यूनिट नहीं है, आपके पास ब्रिक्स नहीं है, आपके पास ईंटें नहीं हैं, तो आप कैसे ही बिल्डिंग बना सकते हो, है ना, वो पॉसिबल नहीं है। तो सिमिलरली अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो ऑर्गेनिज्म के पास अगर सेल ही नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं पाएगा। जैसे बिल्डिंग्स के लिए, वॉल के लिए ब्रिक्स ज़रूरी है, बेसिक यूनिट है। सिमिलरली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फिर वो चाहे हम हो या एक माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया क्यों ना हो, उसके लिए सेल ज़रूरी है, एक बेसिक यूनिट है। तो स्ट्रक्चर बनाने वाले हम बोलते हैं कि सेल्स ही होते हैं, इसीलिए सेल्स को हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं लाइफ की। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल क्या करता है, सेल के अंदर, एक छोटे से सेल के अंदर इतनी सारी एबिलिटीज़ होती हैं कि वो जो असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करना, इसके अलावा एक्सक्रीशन, ठीक है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सभी 5 असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस को एक छोटा सा सेल परफॉर्म कर सकता है। उसके अंदर इतनी क्षमता होती है, एबिलिटी होती है। और जब तक ये कोई भी पर्टिकुलर सेल ये बेसिक असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करेगा, तब तक हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, अपने लिविंग स्टेट में होगा। तो अगर ऑर्गेनिज्म को लिविंग स्टेट में रहना है तो सेल्स को ये सभी असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करनी ही पड़ेंगी। तो क्या आप रिलेट कर सकते हो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ज़िंदा रहने के लिए सेल का जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म करना कितना ज़रूरी है? तो सेल दिखने में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, दिखने में छोटा सा होता है, माइक्रोस्कोपिक सेल्स भी होते हैं, लेकिन उनके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए उनको इतने हम भारी भारी नाम देते हैं कि हाँ भाई ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ के। इसके बाद में हमने स्टार्ट किया था कि सेल के कॉम्पोनेंट्स के साथ, ठीक है। तो बेसिक 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं सेल के, जो कि ऑलमोस्ट सभी सेल्स में होते हैं। कॉम्पोनेंट्स को पढ़ने के पहले हमने देखा था क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन हमने देखा था कि शील्डन और श्वैन ने अपनी सेल थ्योरी में बताया था कि प्लांट्स और एनिमल्स कितने अलग अलग होते हैं ना। तो प्लांट्स के पास जो सेल्स होंगे वो प्लांट सेल्स कहलाएंगे और एनिमल्स के पास जो सेल्स होंगे वो एनिमल सेल्स कहलाएंगे, ठीक है। ये बेसिक क्लासिफिकेशन था। फिर इसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखा था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम बोलते हैं कि बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के सेल्स होते हैं, पुराने टाइप के सेल्स होते हैं, जो
लिविंग ऑर्गेनिजम्स सबसे पहले आए थे हमारे प्लैनेट अर्थ पे रहने के लिए, उनके पास ये प्रिमिटिव टाइप के सेल्स थे, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया या साइनोबैक्टीरिया वगैरह हो गया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ये सब हम बोलते हैं कि इनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। इनको हम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं क्योंकि उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स हम बोलते हैं कि बेसिकली अपडेटेड और अपग्रेडेड वर्जन होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही बेसिक फॉर्म होते हैं किसी भी सेल के, और उसी को हम अपडेट कर दें, तरह तरह की चीज़ें उसमें ला करके जमा दें, तो वो क्या बन जाता है, एक यूकैरियोटिक सेल बन जाता है। हमारे पास भी यूकैरियोटिक सेल्स ही होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। मैं आपको रिवाइज क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि इस सेशन में हमें उसी के कंटिन्यूएशन में आगे हमें पढ़ते जाना है। हमने कुछ सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस कर लिया था और आज के इस सेशन में हम कुछ और फर्दर रिमेनिंग सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ, फ्लैशबैक में लेके जा रही हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो आप कंटिन्यूएशन में लिंक करके आज के इस सेशन को समझ पाओ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक होती है सेल मेम्ब्रेन, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियस। ये 3 ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं सेल के जो कि ऑलमोस्ट सभी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेल वॉल को हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि सेल वॉल हम बोलते हैं कि एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। तो हम उन बेसिक कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट हमें सभी टाइप के सेल्स में, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, सब में हमें दिखाई दे, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के लिए मैंने आपको बोला था कि ये ऑलमोस्ट सभी तो नहीं, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि सेल्स में ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन की तरह हम बोलते हैं कि काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल भी जो सेल वॉल होती है वो भी हम बोलते हैं कि प्लांट्स में, फंगाई में, बैक्टीरिया में सेल वॉल हम बोलते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। लेकिन कुछ सेल्स में हम बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर मोस्ट कवरिंग की तरह काम करती है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ, हमारे लिए आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है हमारी पूरी बॉडी की, तो आपको बोलना पड़ेगा स्किन। मैंने आपको बताया था कि कभी अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस याद ना आ रहे हो तो अपनी स्किन को याद कर लेना। स्किन जो भी काम करती है ना, सेम काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि प्रोटेक्शन करेगी, है ना। सेल के अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं उसको सेपरेट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, आइसोलेट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि सेल का लगातार इंटरेक्शन अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बना ही रहता है। सेल को खाना चाहिए है तो वो खाना कहाँ से आएगा, वो आएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। सेल को अगर रेस्पिरेशन करना है, गैसेस एक्सचेंज करना है, तो वो गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा, सेल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में, कि ऑक्सीजन आएगी या कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सेल को एक्सक्रीशन करना है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हुई है सेल में और कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुए, तो उस वेस्ट मटेरियल को भी सेल को अपने आप अंदर से बाहर निकालना है। तो बाहर कहाँ निकालेगा, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में निकालेगा। तो ये नहीं हो सकता कि सेल बहुत ही नाजुक है, कमज़ोर है, तो सेल जो है ना अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बिल्कुल आइसोलेट होकर के बैठ जाए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस आइसोलेशन में उसका काम करे। ऐसा नहीं हो सकता है। लगातार इंटरेक्शन हम बोलते हैं कि सेल का और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का बना ही रहता है। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना ही कंप्लीटली परमिएबल हो सकती है कि जो चीज़ें सेल के अंदर आना चाहें वो आ जाए, जो चीज़ें सेल के बाहर जाना चाहती हैं वो बाहर चली जाएं, ये भी सही नहीं है। तो ना ही कंप्लीटली परमिएबल, ना ही वो कंप्लीटली इम्परमिएबल हो सकती है। इसीलिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, वो हम बोलते हैं कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। चुन चुन के चीज़ों को अंदर जाने देगी और चुन चुन के चीज़ों को बाहर जाने देगी। इसके अलावा लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। लिपिड्स की हम बोलते हैं कि बायलेयर होती है जो कि एक विस्कस फ्लूइड बनाती है, और प्रोटीन्स इस लिपिड बायलेयर में एम्बेडेड होते हैं, जो कि कंप्लीटली या इनकम्प्लीटली एम्बेडेड होते हैं, घुसे हुए रहते हैं, धसे हुए रहते हैं, उनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। और जो कि सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स लिपिड बायलेयर में, उनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हमने पढ़ा था क्या, सेल वॉल। सेल वॉल हम बोलते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल में और कुछ फंगाई में, बैक्टीरिया में हम बोलते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर का काम करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो प्रोटेक्शन तो करेगी ही सेल की अंदर की चीज़ों का, लेकिन ये सेलुलोज की बनी होती है और ये नॉन लिविंग होती है। सबसे बड़ा फैक्टर तो इसका यही है, प्रॉपर्टी तो यही है सेल वॉल की, कि ये नॉन लिविंग होती है और सेलुलोज की बनी होती है, बहुत ही रिजिड होती है, यानी कि बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ठीक है। जैसी है सो है, अपना शेप चेंज नहीं करेगी। इसके बाद में हम बोलते हैं कि ये कंप्लीटली परमिएबल होती है।
जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के लिए हमने बोला था कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, लेकिन सेल वॉल कंप्लीटली परमिएबल होती है। उसको कोई मतलब नहीं होता है कि कौन सी चीज़ें अंदर जा रही हैं सेल के, कौन सी चीज़ें सेल के बाहर जा रही हैं, वो कंप्लीटली परमिएबल होती है, किसी का रास्ता नहीं रोकेगी। और अपने इसी आप बोल सकते हो कि रिजिडिटी के कारण जो सेल वॉल है वो क्या करती है, सेल का एक शेप मेंटेन करने में हेल्प करती है, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना कि आउटर मोस्ट लेयर जो है सेल की वही अपना शेप चेंज नहीं कर रही है, वो ही बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, कहीं भी मुड़ नहीं रही है, तो फिर सेल का जो शेप है वो तो इंटैक्ट रहेगा ना, तो शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है। इंजरी या डेसिकेशन से हम बोलते हैं कि प्रिवेंट करती है, और साथ ही साथ हम बोलते हैं कि एक ना स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है सेल को। और जिस भी ऑर्गेनिज्म के पार्ट में सेल्स प्रेजेंट होते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पार्ट को, जैसे कि मैंने बोला कि प्लांट सेल्स जो होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है, ठीक है। तो एरियल पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, यानी कि वो वाले प्लांट के पार्ट्स जो कि हवा में रहते हैं, वो कैसे खड़े रहते हैं, इरेक्ट पोजीशन पे कैसे प्रेजेंट रहते हैं कि सनलाइट के हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, सनलाइट को फेस करेंगे, क्योंकि उन एरियल पार्ट्स में जो सेल हैं, ऑब्वियसली बात है सभी पार्ट्स को कौन बनाएगा, सेल ही बनाएंगे। तो सेल के ऊपर जो कोटिंग होती है, जो कवरिंग होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल, वो बहुत स्ट्रांग है। तो जिस पार्ट को वो बनाएगा सेल, वो भी क्या होगा, स्ट्रांग इनफ होगा। तो इसीलिए जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उनको हम सपोर्ट नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी वो इरेक्ट पोजीशन पे खड़े ही रहते हैं, हमेशा सनलाइट को फोकस करते रहेंगे, सनलाइट को फेस करते रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो सेल्स है ना, उनकी सेल वॉल बहुत ही रिजिड है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, बिल्कुल भी जो है ना मुड़ नहीं रही है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में। इसके बाद में हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। साइटोप्लाज्म हम बोलते हैं कि ये सेल का फ्लूइड या सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। इसमें दो चीज़ें, ये होता कहाँ है, तो ये न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है। और इसमें हम बोलते हैं कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास साइटोसोल और एक होता है हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो साइटोसोल में हम बोलते हैं कि इसमें 90% वाटर होता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म किसी भी सेल का सेमी फ्लूइड या फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। तो साइटोप्लाज्म का फ्लूइड कंपोनेंट क्या होगा, साइटोसोल होगा। क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि साइटोप्लाज्म में होता है साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म हमारे सेल का लिक्विड, फ्लूइड या सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, और अगर मैं साइटोप्लाज्म की बात करूँ, साइटोप्लाज्म का फ्लूइड मैट्रिक्स कौन है या उसका फ्लूइड कौन है, तो वो होगा साइटोसोल। इसमें 90% पानी होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होती हैं, गैसेज होती हैं, ठीक है, एंजाइम्स वगैरह होते हैं, और अमीनो एसिड्स होंगे, शुगर्स होंगे, ये सब साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद में हमने सेल ऑर्गेनल्स स्टार्ट करे थे। सेल ऑर्गेनल्स में हमने सबसे पहला देखा था कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने सबसे पहला सेल ऑर्गेनल देखा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बोलते हैं सबसे पहले तो अकरेंस आपको पता होनी चाहिए। एक चीज़ और है कि ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, ये सारे कहाँ होंगे, यूकैरियोटिक सेल्स में होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही बेसिक फॉर्म होते हैं किसी भी सेल का, बहुत ही बेसिक, उनके पास ऐसा कोई भी अनोखी चीज़ नहीं होती है। ये तो यूकैरियोट्स होते हैं जिसमें तमाम सारी चीज़ें आ जाती हैं, तरह तरह के हम बोलते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स आ जाते हैं। तो जो अभी हम जितने भी सेल ऑर्गेनल्स की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होंगे, यूकैरियोटिक सेल्स में होंगे, अपडेटेड सेल के वर्जन में होंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के बहुत ही पास होता है। बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं इसका डायग्राम आपको दिखाना चाहूँ तो वो रहेगा कुछ इस तरीके का, देखो इधर, यहाँ पे ये रहा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है बेसिकली, आपके पास यहाँ पे क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है और ये रहा आपके पास एक प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि एज सच कोई भी हमें सेल ऑर्गेनल दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में हमको दिखाई दे रहे हैं। तो होता क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के सबसे पास में, या बोल सकते हो कि न्यूक्लियस की जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस को सराउंड करने वाला एक एनवलप होता है जिसको हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। एनवलप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके पास दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर वाली और एक इनर वाली। तो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसी से एसोसिएटेड एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हम बोलते हैं कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसी से एसोसिएटेड आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दिखाई देंगे और उनको हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही कंटिन्यूएशन में कौन आते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं। सवाल ये है कि इनको हम रफ और स्मूथ क्यों कह रहे हैं बार बार? क्योंकि इनके पास राइबोसोम्स होते हैं और इनके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं। तो क्योंकि इनके सरफेस पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स हमें दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें ऐसा लगता है कि इनका सरफेस बहुत ही रफ है, इसीलिए नाम पड़ गया क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका नाम पड़ गया क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का और वेसाइकल्स का। हम बार बार वेसाइकल्स बोलते हैं। ये वेसाइकल्स क्या होते हैं? जैसे कि हमको कोई भी जो है ना शॉपिंग करने जाना है बाहर, तो हम क्या करते हैं, एक पॉली बैग तो आजकल चलो बैन हो गया है, हम कपड़े का बैग लेते हैं, क्लॉथ बैग लेते हैं, ताकि जिसमें कि पूरा का पूरा सामान, पूरी की पूरी हमने जो शॉपिंग करी है वो आ जाए। वेसाइकल्स भी हम बोलते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ इस तरीके के स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और ट्यूब्स कुछ इस तरह की होती हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और वेसाइकल्स का एक नेटवर्क होता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाला कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियर एनवलप की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके कांटेक्ट में मिलेगा। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कांटेक्ट में रहेगा, लेकिन वो दूसरे एंड पे किससे एसोसिएशन बनाने की कोशिश करेगा? वो करेगा साइट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे। क्या आप ये पूरा लॉजिक समझ में आया आपको? मैंने क्या बोला आपसे कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा एक तरफ से, और दूसरी तरफ से वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड रहेगा। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, SER, शॉर्ट में मैं इसको SER RER बोलूंगी। तो ये जो SER होगा ये एक तरफ से RER से कनेक्टेड होगा, देखो यहाँ से ये RER से कनेक्टेड है, और दूसरी तरफ से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा SER प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, एसोसिएशन बनाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, जो हमारा ER है, वो ऑलमोस्ट हम बोलते हैं कि पूरे ही सेल में कैसा है? फैला हुआ है। पूरे ही सेल में हम बोलते हैं कि फैला हुआ है। तो जाहिर है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि जो चीज़ सेल में थोड़ी सी फैली हुई रहेगी, हो ना हो, वो सेल के फ्रेमवर्क को बनाने में भी तो हेल्प करेगी ना। सेल का अपना एक फ्रेम होता है जिसके कारण उसका एक शेप हो जाता है, उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि एक सेल ऑर्गेनल ऐसा है जो कि सेल के सेंटर यानी कि न्यूक्लियस से लेकर के सेल का जो पेरीफेरी है, उसका जो मार्जिन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उधर तक फैला हुआ है, तो डेफिनेटली क्या होगा? वो सेल ऑर्गेनल सेल के फ्रेमवर्क को बनाने में हेल्प करेगा। पहली चीज़ ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि उसके बाद में आएगा कौन? गोल्जी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जस्ट हम क्या पढ़ेंगे? गोल्जी बॉडी ही पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि एक फंक्शन तो ये होगा कि ये सेल का फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प करता है कौन? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि फैला ही इतना होता है, न्यूक्लियस से लेकर के सेल के सेंटर से लेकर के पेरीफेरी तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि ये जो ER होता है, सॉरी, ये जो RER होता है, ये क्या करेगा? जो कि हमने बताया कि इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये राइबोसोम्स हम बोलते हैं कि इनको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, है ना। हमारे यहाँ भी कई तरह की फैक्ट्रीज होती हैं जिसमें तरह तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं सिंथेसाइज होते हैं, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जहाँ पे चीज़ों का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे हम क्या नाम देते हैं? उनको फैक्ट्रीज नाम देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सेल की, तो सेल में अगर मैं आपसे बोलूँ कि प्रोटीन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैम प्रोटीन तो प्रोटीन की फैक्ट्रीज में ही प्रोड्यूस होंगे, और प्रोटीन की फैक्ट्रीज कौन होती हैं? राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। अब राइबोसोम्स जहाँ भी प्रेजेंट होंगे वो वहाँ पे प्रोटीन बनाने लगेंगे। हमारे जो राइबोसोम्स हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक RER के सरफेस पे प्रेजेंट है, इसलिए RER के ऊपर क्या करेंगे? प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे। तो हम बोलेंगे कि RER क्या कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, जबकि RER नहीं, RER के सरफेस पे जो राइबोसोम्स हैं वो बना रहे हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस बेचारे के पास में तो है ही नहीं कोई राइबोसोम्स नहीं है, तो फिर ये प्रोटीन को सिंथेसाइज तो कर नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, ये क्या करता है, ये हम बोलते हैं कि लिपिड्स और जो स्टेरॉइड्स होते हैं, लिपिड्स और स्टेरॉइड्स जो होते हैं उनको सिंथेसाइज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने दो फंक्शंस ईआर के डिस्कस कर लिए हैं। एक होता है सेल के फ्रेमवर्क को बनाना, दूसरा फंक्शन ये है कि आरईआर करेगा प्रोटीन को सिंथेसाइज और एसईआर करेगा स्टेरॉइड्स और लिपिड्स को सिंथेसाइज। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड्स और प्रोटीन्स बनाए हैं ना, यही लिपिड्स एंड प्रोटीन्स क्या करेंगे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करेंगे। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मैंने आपको पहले भी समझाया है कि मेम्ब्रेन का बनना, भाई हमारे सेल में तो कई तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं। यूकैरियोटिक सेल की बात हम कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक में तो प्रेजेंट ही नहीं होते ना ये सारे सेल ऑर्गेनल्स, तो फिर उनको बार बार ये बोलना कि यही सब यूकैरियोटिक सेल्स में हो रहा है, इसका बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। ध्यान रखना कि हम जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं ये सब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहाँ थे हम, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, हाँ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस पे थे हम, कि हमको यूकैरियोटिक सेल में बहुत तरह की मेम्ब्रेन दिखाई देती है। हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर इसके बाद में जितने भी हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स आएंगे उन सभी सेल ऑर्गेनल्स में हम बोलते हैं कि मेम्ब्रेन होगी, कवरिंग होगी, मेम्ब्रेन होगी। तो जब इतनी सारी मेम्ब्रेन आ रही है तो डेफिनेटली इस मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। कौन सिंथेसाइज करता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की ही बनी होती है। लिपिड्स और प्रोटीन्स ही कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। और बाकी जो अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन भी हम बोलते हैं कि लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। तो जो बनना होता है ना मेम्ब्रेन्स का, उसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है, तो ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आ कहाँ से रहे हैं, ये आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। आरईआर प्रोटीन बना रहा है और एसईआर जो है लिपिड्स बना रहे हैं। तो ये जो लिपिड्स और प्रोटीन्स बन रहे हैं ना, इन्हीं में से कुछ लिपिड्स और प्रोटीन्स जा करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करेंगे। तो तीसरा फंक्शन ये हो गया। पहला फंक्शन क्या होता है, सेल का फ्रेमवर्क बनाना। दूसरा फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड्स को सिंथेसाइज करना। थर्ड फंक्शन क्या होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि इन्हीं के बनाए गए प्रोटीन, इन्हीं के सिंथेसाइज करे गए प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखना है कि पूरा का पूरा पैराग्राफ हम लिख के आ गए, बस ये 3 बेसिक फंक्शन याद रखने हैं। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस टर्म याद कर लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनना या अदर सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन का बनना इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, और जिसमें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज हुए प्रोटीन्स और लिपिड्स पार्टिसिपेट करते हैं। बस और कुछ नहीं पढ़ना है। अब अगर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया है तो अब आपके लिए गोल्जी बॉडी समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में देखो, आपको यहाँ पे एक और सेल ऑर्गेनल दिखाई देगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। अब अगर मैं आपको इसका एक अच्छा व्यू दिखाऊं या तो वो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। अभी जो हमने पढ़ा था ना स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में, ये वही स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये आता कहाँ से है ना। हमको पता होना चाहिए कि कोई भी स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। तो भाई ये स्ट्रक्चर आता है, ये गोल्जी बॉडी आती है और कहीं से नहीं बल्कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसका ओरिजिन भी, गोल्जी बॉडी का ओरिजिन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होता है और गोल्जी बॉडी का जो फंक्शन है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन से रिलेट करता है। इसलिए हमने ईआर को रिवाइज कर लिया था पहले ही, ताकि हमारे लिए ये समझना आसान हो जाए। तो ये जो हमारा गोल्जी बॉडी है ये कहाँ से आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा। कैसे बनेगा, तो मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स भी होते हैं आरईआर में। तो आप एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अज्यूम करो जिसके पास राइबोसोम्स है ही नहीं, जो अपने राइबोसोम्स खो चुका है, यानी कि एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि लुटा पिटा है ना, उसके राइबोसोम्स नहीं है उसके पास। तो ऐसे लुटे पिटे ईआर से ही क्या बनता है, एक गोल्जी बॉडी बनता है। तो उसका ओरिजिन क्या है ये आपको समझ में आ गया गोल्जी बॉडी का। अब इसके बाद में इसकी अकरेंस देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं ये सब यूकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं।
यूकैरियोट्स में भी हम बोलते हैं कि जो मैमेलियन आरबीसीज होती हैं, यानी कि हम भी कौन है, मैमल हैं, तो हमारी आरबीसीज में, मैच्योर आरबीसीज में ये गोल्जी बॉडी नहीं रहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में नहीं होंगे, और मैमेलियन आरबीसीज में भी गोल्जी बॉडी नहीं होते हैं। फाइन, आई होप यहाँ तक आप सबको चीज़ें समझ में आ रही हो। फिर इसके बाद में आते हैं प्लांट और एनिमल सेल। तो एनिमल सेल्स में हम बोलते हैं कि ये जो गोल्जी बॉडीज़ होते हैं ना, ये साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अपना एक स्पॉट फिक्स कर लेते हैं नियर द न्यूक्लियर एनवलप। क्या बोला मैंने कि गोल्जी बॉडी एनिमल सेल्स में क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में अपना एक स्पॉट फिक्स कर लेते हैं नियर द न्यूक्लियर एनवलप, कि हम न्यूक्लियर एनवलप के पास इस जगह पे प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल्स की, तो प्लांट सेल्स में ये जो गोल्जी बॉडी है ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। तो ऐसे ही स्कैटर्ड गोल्जी बॉडीज को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिक्टायोसोम्स। क्या कहेंगे, डिक्टायोसोम्स कहते हैं। सवाल आता है कि डिक्टायोसोम्स क्या होते हैं, तो ये और कुछ नहीं, ये स्कैटर्ड गोल्जी बॉडीज हैं जो कि प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहती हैं। और एनिमल सेल्स में क्या होता है कि गोल्जी बॉडी अपना स्पॉट फिक्स कर लेती है साइटोप्लाज्म में नियर द न्यूक्लियर एनवलप या क्लोज टू न्यूक्लियस। बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो इसका मैंने आपको ओरिजिन समझ में बता दिया, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको इसकी अकरेंस बता दी। अब सवाल आता है इसके स्ट्रक्चर का कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर में आप ये समझ लीजिए कि ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स नहीं वेसाइकल्स होते हैं। जैसे कि वेसाइकल्स के लिए मैंने आपको बताया कि जब हम शॉपिंग पे जाते हैं तो हम क्लॉथ बैग कैरी करते हैं और उस क्लॉथ बैग में क्या करते हैं, अपनी पूरी शॉपिंग सामान डाल देते हैं। सिमिलरली सेल में भी इसी तरह के कुछ क्लॉथ बैग्स होते हैं। अब उनको हम क्लॉथ बैग्स तो नहीं कहते हैं, सेल में उनको हम वेसाइकल्स नाम दे देते हैं, ठीक है, झोले समान। तो वेसाइकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलली, मैं आपको गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर समझा रही हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो गोल्जी बॉडी कैसे बनती है, वेसाइकल्स आते हैं और ये वेसाइकल्स एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज हो जाते हैं। और पैरेलली अरेंज तो होंगे, साथ ही साथ हम बोलते हैं कि फ्लैटेंड भी हो जाते हैं, यानी कि चपटे भी हो जाते हैं। चपटे होने के बाद में ये सैक लाइक सेक्यूल बनाते हैं और इन सैक लाइक सेक्यूल को हम क्या कहते हैं, सिस्टरने कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, इन्हें हम कहेंगे सिस्टरने। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे सिस्टरने। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये रहा क्या, एक वैक्यूल। मैं इसको ग्रीन कलर से बताती हूँ। ये रहा क्या हमारे पास, सबसे पहले तो ये देखो इधर एक सैक है ना, ये रहा हमारा एक वैक्यूल। फिर इसके बाद में हमारे पास आया ये दूसरा वैक्यूल। फिर इसके बाद में हमारे पास आया ये वैक्यूल नहीं, वेसाइकल, ठीक है। ये आया हमारे पास चौथा वेसाइकल। अब इन सभी वेसाइकल्स को आप ध्यान से देखो, ये सभी वेसाइकल्स जो हैं आपस में पैरेलली अरेंज्ड हैं। इनफैक्ट हम बोलते हैं कि वो चपट भी गए हैं, वो फ्लैटेंड भी हो गए हैं। तो इन्होंने क्या बना लिया है, एक सैक लाइक सेक्यूल बना लिया है। और इन सैक लाइक सेक्यूल को ही हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सिस्टरने, ठीक है। अब इन सिस्टरने के बीच में भी आपको जगह दिखाई दे रही होगी, ये देखो ये जगह दिखाई दे रही होगी। इस जगह पे क्या भरा रहता है, इस जगह पे हम बोलते हैं कि गोल्जी बॉडी का ग्राउंड सब्सटेंस जमा रहता है। क्या जमा रहता है भाई, गोल्जी बॉडी का ग्राउंड सब्सटेंस। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई कि बहुत सारे वेसाइकल्स आए, पैरेलली अरेंज हो गए, चिपट गए, चपटे हो गए, फ्लैटेंड हो गए, और फ्लैटेंड होने के बाद में सैक लाइक सेक्यूल्स बना लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टरने कहते हैं। इन सिस्टरने के बीच में गोल्जी बॉडी का ग्राउंड सब्सटेंस भरा रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको ये जो हमने सिस्टरने बनाए हैं, इन सिस्टरने के एंड्स आपको थोड़े से फूले हुए दिखाई दे रहे होंगे। रब करके देख लो, यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये जो सिस्टरने हैं इनके एंड्स देखो फूले हुए दिखाई दे रहे होंगे, स्वॉलन दिखाई दे रहे होंगे। और एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं सिस्टरने के जो एंड्स होते हैं, ये स्वॉलन होते हैं, फूले हुए रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इन्हीं स्वॉलन एंड से एक ट्यूब निकलती हुई हमें दिखाई देती है, और ये ट्यूब फाइनली हम बोलते हैं कि इस सिस्टरने के एंड से
टर्मिनेट होकर के टूट के क्या बना लेती है, एक वेसाइकल बना लेती है। क्या ये चीज सभी को समझ में आई? देखो यहाँ पे वेसाइकल्स बनते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब वेसाइकल्स हैं। ये कैसे बने हैं? स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से समझिएगा, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो फंक्शन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स आए, पैरेलली अरेंज हो गए, फ्लैटेंड हो गए, चपट गए, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि इस तरीके से सैक लाइक सैक्यूल्स बना ली, जिनको हम सिस्टर्ने कहते हैं। सिस्टर्ने के बीच में ग्राउंड सब्सटेंस भरा हुआ रहता है। इन सिस्टर्ने के एंड्स को देखो तो फूले हुए रहते हैं, स्वॉलन रहते हैं। इन स्वॉलन एंड से ही इस तरह की कभी कभी पतली ट्यूब्स निकलती हैं, और ये ट्यूब्स ही फाइनली टर्मिनेट होकर के ऐसे गोल गोल वेसाइकल्स बना लेते हैं। इतना समझ में आया? स्ट्रक्चर हो गया। अब आ जाओ फंक्शन पे। फंक्शन के लिए हम बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा जैसे कि हमने न्यूक्लियस को नाम दिया है कि न्यूक्लियस क्या होता है, हम बोलते हैं कि हेडक्वार्टर होता है हमारे सेल का, कि जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं सेल में, साइटोप्लाज्म में, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती रहती हैं, अल्टीमेटली सभी सेल ऑर्गेनल्स जाकर के न्यूक्लियस को ही रिपोर्ट करते हैं कि सर आज हमने ये किया, आज हमने वो किया। न्यूक्लियस ही डायरेक्ट करता है सभी चीज़ों को कि तुमको ये काम करना है, तुमको वो काम करना है। तो न्यूक्लियस क्या हो जाता है? सेल का हेडक्वार्टर हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ हमारे इसकी गोल्जी बॉडी की, तो गोल्जी बॉडी का रोल क्या होता है? गोल्जी बॉडी को हम क्या बोल सकते हैं? ये पैकेजिंग हाउस होता है हमारे सेल का। क्यों? क्योंकि इसको पैकेजिंग करने में, चीज़ों को रैप करने में बहुत मज़े आती है। जैसे कि हम गिफ्ट रैप करते हैं, तो हम गिफ्ट रैप कैसे करते हैं? पेपर से करते हैं। अब इसके पास क्या होगा? गोल्जी बॉडी के पास, गोल्जी बॉडी के पास कोई गिफ्ट पेपर तो आने नहीं वाला कि वो रैप कर दे चीज़ों को। वो कैसे करेगा? वो हम बोलते हैं कि मेम्ब्रेन से। किससे करता है भाई? मेम्ब्रेन से वो चीज़ों को रैप करता है। तो ये पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल कहलाता है कि इसको चीज़ों को पैक करने में बहुत मज़े आती है। पैकिंग कैसे होती है? इस मेम्ब्रेन से होती है, ठीक है। पैकेजिंग तो करता ही है, साथ ही साथ ये चीज़ों को स्टोर भी कर सकता है सेल के अंदर, और चीज़ों को मॉडिफाई भी कर सकता है। यानी कि आपने रॉ मटेरियल डाला था गोल्जी बॉडी में, और वो मॉडिफाई होकर के गोल्जी बॉडी से बाहर निकला है। तो यहाँ पे पैकेजिंग भी होगी, यहाँ पे स्टोरेज भी होती है, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि मॉडिफिकेशन भी होता है सब्सटेंसेस का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि चीज़ों को पैक करने में मज़े आती है गोल्जी बॉडी को। ये चीज़ें होती कौन है और आती कहाँ से हैं? तो ये चीज़ें और कहीं नहीं, ये चीज़ें आती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मैंने आपको बोला था ना कि इसका जो फंक्शन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ रिलेट करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, हमने सुपरफिशियली देखा था ऊपर ऊपर कि RER जो है प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, SER लिपिड्स और स्टेरॉइड सिंथेसाइज करेंगे, कुछ एंजाइम्स वगैरह भी निकलते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें निकल रही हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, ठीक है, और एंजाइम्स वगैरह हो गए, ये सब जाते कहाँ हैं? ये सब जाते हैं इसी गोल्जी बॉडी के पास। क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि इनको बेसिकली हम बोलते हैं कि पैकेजिंग करने में मज़ा आती है ना, तो जो भी चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करेगा वो अल्टीमेटली जाते हैं गोल्जी बॉडी के पास, ताकि गोल्जी बॉडी क्या करे? मेम्ब्रेन से उसको पैक करे और पैक करके भेज दे, ठीक है। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि इस गोल्जी बॉडी का क्या होता है? एक सिस फेज होता है। देखो सिस फेज, और इस सिस फेज को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिसीविंग फेज। क्या कहेंगे इसको बच्चों? इसको हम कहेंगे रिसीविंग फेज। और एक होता है ट्रांस फेज। इस ट्रांस फेज को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं शिपमेंट फेज। अब आप पूछोगे कि मैम ये रिसीविंग और शिपमेंट फेज क्या है? तो रिसीविंग फेज के लिए हम बोलते हैं कि ये चीज़ों को रिसीव करेगा अपने इस फेज से, और जब वो चीज़ें मॉडिफाई हो जाएंगी, पैक हो जाएंगी मेम्ब्रेन में, इसके बाद में वो अपनी बॉडी से गोल्जी बॉडी कहाँ भेजेगा? बाहर भेजेगा। कहाँ से भेजेगा? अपने इस शिपमेंट फेज से, यानी कि ट्रांस फेज से। तो सिस फेज को हम बोलते हैं रिसीविंग फेज, जहाँ से वो चीज़ों को रिसीव करता है, और ट्रांस फेज को हम बोलते हैं शिपमेंट फेज, जहाँ से वो चीज़ों को अपने अंदर से बाहर भेज देता है, सेल के मतलब कि सेल में भेज देता है, साइटोप्लाज्म में भेज देता है। तो रिसीविंग, शिपमेंट, सिस फेज, ट्रांस फेज, दोनों समझ में आ गए होंगे अब आपको, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मेरे सामने, मेरे पीछे एक बहुत ही अच्छी GIF दिखाई दे रही होगी, इसको ध्यान से देखना। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे जो डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं वो कहाँ जा रहे हैं? गोल्जी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। और गोल्जी बॉडी देखो इन सभी चीज़ों को वेसाइकल की फॉर्म में बाहर भेज रहा है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चीज़ें अंदर गई, गोल्जी बॉडी की सिस फेज से पैकेजिंग हुई, और पैकेजिंग होकर देखो ये सारे वेसाइकल्स निकल गए।
एग्जैक्टली यही होता है कि गोल्जी बॉडी क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी चीज़ें आ रही होती हैं उसको पैक करेगा। पैक करने के बाद हम बोलते हैं कि इन वेसाइकल्स में भर भर के, बेसिकली होता है क्या, वेसाइकल्स होते क्या हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको वेसाइकल्स को रिलेट किया है किसके साथ, कपड़े के बैग के साथ, क्लॉथ बैग के साथ। वेसाइकल्स होते क्या हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर चीज़ें प्रेजेंट होती है, सामान प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब गोल्जी बॉडी हम बोलते हैं कि चीज़ों को पैक करेगा, तो पैक कैसे करता है भाई, मेम्ब्रेन से करता है। तो सपोज हम बोलते हैं कि कोई एंजाइम आया, कहाँ से आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया और गोल्जी बॉडी के सिस फेस ने उसको रिसीव कर लिया, रिसीविंग फेस है। रिसीव करने के बाद उस एंजाइम को क्या करा गोल्जी बॉडी ने, मेम्ब्रेन से पैक कर दिया। तो वो क्या बन गया, वेसाइकल बन गया। अब ये वेसाइकल, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना प्रोसेस क्या होती है, कि गोल्जी बॉडी की जो सिस्टरने आपको दिखाई देती हैं, इन सिस्टरने से हम बोलते हैं कि एक ट्यूब निकलती है और अल्टीमेटली ये ट्यूब जो है डिटैच होकर के क्या बना लेती है, एक वेसाइकल बना लेती है। तो देखो ये क्या बन गया, एक वेसाइकल बन गया। और इस वेसाइकल के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस वेसाइकल के अंदर क्या होगा, इस वेसाइकल के अंदर हम बोलते हैं कि सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, एंजाइम प्रेजेंट होगा जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने भेजा था। तो क्या आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ रही है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एंजाइम भेजा, गोल्जी बॉडी के सिस फेस ने उसको रिसीव किया, मेम्ब्रेन से पैक किया। मेम्ब्रेन से पैक करने के बाद में हुआ क्या कि सिस्टरने की जो स्वॉलन एंड थी वहाँ पे एक ट्यूब बनी। ट्यूब अल्टीमेटली डिटैच हो गई इस स्वॉलन एंड से सिस्टरने की, और डिटैच होकर के उसने क्या बना लिया, एक वेसाइकल बना लिया। और इस वेसाइकल में क्या था, इस वेसाइकल में एंजाइम्स थे जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने गोल्जी बॉडी को भेजे थे। और ये वेसाइकल कहाँ से निकले हैं, ये निकले हैं हमारे गोल्जी बॉडी के ट्रांसफेस से। आई होप ये पूरी पिक्चर आप सभी के सामने हो गई होगी क्लियर। अब दो टाइप के वेसाइकल्स बनाता है हमारा गोल्जी बॉडी, एक होता है ट्रांसपोर्ट वेसाइकल और एक होते हैं सेक्रेटरी वेसाइकल्स। ट्रांसपोर्ट वेसाइकल मतलब क्या कि सेल के अंदर इतने सारे ऑर्गेनेल्स हैं, इतनी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती रहती हैं साइटोप्लाज्म में, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट चलती रहती है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट चलती ही रहती है। तो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स बनाए जाते हैं। चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कहाँ किया जाता है, सेल के अंदर ही किया जाता है, ठीक है। तो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट, सपोज कहीं पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, साइटोप्लाज्म की किसी पोर्शन में किसी सेल ऑर्गेनल को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो वो प्रोटीन कैसे पहुंचेगा, इसी तरीके से प्रोटीन वेसाइकल में पैक होकर के गोल्जी बॉडी जहाँ पे ज़रूरत होगी उसको वहाँ तक पहुँचाएगा प्रोटीन को, ठीक है। तो वो वेसाइकल कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा ट्रांसपोर्ट वेसाइकल। फिर इसके बाद में एक होते हैं सेक्रेटरी वेसाइकल। सेक्रेटरी वेसाइकल मतलब क्या कि वो चीज़ें जिनको सेल के बाहर जाना है, जिसको सेल को सेक्रीट आउट करना है, बाहर भेजना है, तो वो बाहर भेजने वाली चीज़ें, सेल के बाहर भेजने वाली चीज़ों को एक वेसाइकल में बांधा जाएगा, वेसाइकल में पैक किया जाएगा और उसे हम क्या कहते हैं, सेक्रेटरी वेसाइकल। तो दो टाइप के वेसाइकल्स बनेंगे, एक होते हैं सेक्रेटरी और एक होते हैं ट्रांसपोर्ट वेसाइकल। ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स हम बोलते हैं कि बेसिकली सेल के अंदर ही, साइटोप्लाज्म के अंदर ही जिन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना रहता है तो उनको ट्रांसपोर्ट वेसाइकल में पैक किया जाएगा, और वो चीज़ें जिनको सेल के बाहर भेजना रहता है उनको सेक्रेटरी वेसाइकल में पैक किया जाएगा। आई होप ये चीज़ सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, पैकिंग का काम करता है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि ये चीज़ों को स्टोर करने में भी हेल्प करता है। जैसे कोई सब्सटेंस आया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंजाइम्स आए हैं तो या प्रोटीन्स आए, तो उन प्रोटीन्स को क्या करेगा, वो इसी तरीके से वेसाइकल में पैक करके ट्रांसफेस के थ्रू छोड़ देगा और वो चीज़ें साइटोप्लाज्म में ही रह जाएंगी। तो वो स्टोरेज का भी काम करता है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि मॉडिफिकेशन का भी काम करता है, कि जो चीज़ें आ रही हैं सिस फेस से, सपोज रॉ मटेरियल हमने डाला है, हमने कच्ची दाल डाली है और वो बाहर निकली है कैसे, पक के, तो हमको कच्ची दाल हमने एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करी थी और उसको हमने पकाया और पका करके हमारे पास क्या आ गई, एक पकी हुई दाल आ गई। तो मॉडिफिकेशन हो गया, चीज़ें मॉडिफाई हो जाती हैं। तो पैकेजिंग हाउस होता है हमारे सेल का कौन, गोल्जी बॉडी। इसके अलावा ये स्टोरेज भी कर सकता है और ये मॉडिफिकेशन भी कर सकता है चीज़ों का।
तो मुझे लगता है कि गोल्जी बॉडी को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है बहुत अच्छी है। चीज़ें जा रही हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ, गोल्जी बॉडी के सिस फेज में। सिस फेज ने रिसीव किया, इसके बाद में ट्रांस फेज के थ्रू वेसाइकल्स में बंद बंद के चीज़ें वापस निकल गई। जहाँ जाना होगा वहाँ जाए, या तो सेक्रेटरी वेसाइकल्स बनेंगे या ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स बन जाएंगे। ठीक है, वेसाइकल्स और कुछ नहीं होते हैं, बस हम बोलते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कि चीज़ें अंदर भरी हुई रहती है। जैसे कि हमारे शॉपिंग बैग्स होते हैं, शॉपिंग बैग में भी हम बोलते हैं कि चीज़ें भरी हुई रहती हैं, बस। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी, आई होप सभी बच्चों को गोल्जी बॉडी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। अब थर्ड क्वेश्चन क्या था, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स। अब लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं? अब सबसे पहली बात तो ये है कि आपको लाइसोसोम्स समझना पड़ेगा कि लाइसोसोम्स होते क्या हैं। तो जैसे कि मैंने आपको गोल्जी बॉडी में बताया है ना कि वो क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई हुई चीज़ों को पैक करने का काम करता है, वेसाइकल्स में फॉर्म करने का काम करता है। तो ये समझ लो कि जो हमारे लाइसोसोम्स है ना वो भी क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स ही होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमारे लाइसोसोम्स कौन होते हैं, ये होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स। क्या होंगे ये? मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स होंगे। कैसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्टेन एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमारे लाइसोसोम्स है ना ये बहुत ही मल्टी टैलेंटेड होते हैं। सुसाइड बैग्स तो बोलते ही हैं और भी बहुत कुछ बोलते हैं इनको। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए कौन, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जिनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बोलते हैं। नाम से समझ में आ रहा है कि डाइजेशन का काम यहाँ पे करने वाले हैं ये एंजाइम्स। अब इन एंजाइम्स को गोल्जी बॉडी रिसीव करता है अपने सिस फेज से। क्या करेगा, मेम्ब्रेन होगी उसके पास, और उस मेम्ब्रेन से इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या कर लेगा, पैक कर लेगा। पैक कर लिया और इसके बाद में इसको ट्रांसफेज के थ्रू बाहर निकाल दिया साइटोप्लाज्म में। तो आपके पास हुआ क्या, हुआ आपके पास ये कि आपके पास एक वेसाइकल बन गया, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल। ठीक है, इस वेसाइकल में हम बोल रहे हैं कि आपके पास क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, और ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल और कोई नहीं है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं लाइसोसोम्स। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स होते हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कैसे बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हैं, सिस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी ने उनको रिसीव किया है, मेम्ब्रेन में पैक करके ट्रांसफेज के थ्रू बाहर भेज दिया है। तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स के पास होते हैं जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स को हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स कहते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब लाइसोसोम्स के फंक्शंस देखो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके पास क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो जो भी चीज़ें लाइसोसोम के कांटेक्ट में आती हैं वो चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं। क्या बोला मैंने कि जो भी चीज़ें लाइसोसोम के कांटेक्ट में आती हैं, क्योंकि लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम क्या कर देते हैं, उन चीज़ों को डाइजेस्ट कर देते हैं। अब सेल ने क्या करा है, खाना खाया है। ठीक है, सेल ने क्या किया है, खाना खाया है। तो खाना जब आया है सेल के अंदर, सपोज यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करके आपको बताना चाहूँ तो ये देखो, ये क्या है, ये एक फूड है और इस फूड को सराउंड किया हुआ है किसने, एक मेम्ब्रेन ने। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक फूड वैक्यूल। ये क्या बन गया भाई, ये बन गया एक फूड वैक्यूल। ठीक है, अब इस फूड वैक्यूल के कांटेक्ट में आया कौन, फूड वैक्यूल के कांटेक्ट में आया हमारा लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम के अंदर क्या प्रेजेंट है, लाइसोजाइम के अंदर हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। तो ये फूड वैक्यूल जिसके अंदर खाना था, ये कांटेक्ट में आया है लाइसोसोम्स के। ठीक है, और ये लाइसोसोम्स क्या करेंगे, जाकर के फूड वैक्यूल से फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद में क्या होगा,
फ्यूज होने के बाद में ये जो लाइसोसोम है ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स, येलो कलर के क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर देंगे फूड के ऊपर। तो अल्टीमेटली क्या होगा, लाइसोसोम्स के पास है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम जाकर के वैक्यूल के अंदर जो खाना होगा उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सुसाइड बैक्स तो छोड़ो, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि लाइसोसोम्स जो होते हैं वो डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं सेल के अंदर, कि जो भी खाना आया है वो फूड वैक्यूल के अंदर था। इसके बाद में आए लाइसोसोम्स क्या कर रहे हैं, फूड वैक्यूल के साथ जाकर के कंबाइन हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, मेम्ब्रेन्स दोनों की गायब हो जाती हैं। फिर इसके बाद में लाइसोसोम्स जो हैं, जहाँ पे ये लोग कांटेक्ट में आए हैं ना, सिर्फ वहाँ की मेम्ब्रेन, ये मत सोचना कि पूरी की पूरी दोनों की मेम्ब्रेन ही उड़ जाती हैं। जहाँ पे जाकर के आप बोल रहे हो कि फूड वैक्यूल और लाइसोसोम्स फ्यूज हुए हैं, तो उस पॉइंट ऑफ फ्यूजन पे मेम्ब्रेन चली जाती है, लाइसोसोम्स अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड के ऊपर छोड़ देते हैं और फूड को वो डाइजेस्ट कर देते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो कि लाइसोसोम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, लाइसोसोम्स हम बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि बेचारा सेल तो बहुत भोला है, खाने के साथ साथ कभी कभी कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के इतने स्ट्रिक्ट होने के बावजूद कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि अंदर आ ही जाते हैं, लेकिन अगर वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस सेल में रहे तो सेल का तो जीना मुश्किल हो जाएगा, हटाना पड़ेगा सेल को। कौन हटाता है? अगेन लाइसोसोम्स। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर्स है ना। लाइसोसोम्स के पास पावर क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की तो उनके पास पावर होती है, बिना इसकी थोड़ी ना वो कुछ कर सकते हैं। नहीं तो लाइसोसोम्स है क्या? सिंपल हम बोलते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स ही तो होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होती है पावर डाइजेस्टिव एंजाइम्स की। तो जहां भी डाइजेशन का आएगा रोल, तुरंत हम बोलते हैं कि लाइसोसोम्स को याद किया जाता है। अब फिर वो चाहे खाना हो या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो। क्या बोला मैंने कि टॉक्सिक सब्सटेंस आया है, चलो ब्लैक कलर से हम गंदा सा टॉक्सिक सब्सटेंस बना देते हैं। अब इस टॉक्सिक सब्सटेंस को भी हम बोलते हैं कि एक वैक्यूल में प्रेजेंट है। सपोज कैसे प्रेजेंट है? एक वैक्यूल में प्रेजेंट है। अगेन हम बोलते हैं कि कौन आ गए? हमारे लाइसोसोम्स आ गए, ठीक है। और इन लाइसोसोम्स के अंदर रेड कलर के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। अब ये आएगा और इसके साथ जाकर के फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज हुआ जैसे ही लाइसोसोम, इसने अपने एंजाइम्स निकाल दिए, टॉक्सिक सब्सटेंस के ऊपर डाल दिए और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने डाइजेस्ट कर दिया। तो इससे पहले कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस सेल का जीना हराम करते, लाइसोसोम्स ने आकर के उनको भी डाइजेस्ट कर लिया। तो आप बोल सकते हो कि ये डाइजेशन हाउस होते हैं, या आप बोल सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं हमारे सेल्स के। कौन? लाइसोसोम्स। पहली चीज समझ में आई कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, फूड को ये डाइजेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम बोल रहे हैं कि सेल को टॉक्सिक सब्सटेंसेस से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो कि उनकी डेथ हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, कभी ना कभी कोई चीज़ बन रही है तो वो कभी ना कभी वो चीज़ डिस्ट्रॉय भी तो होगी। तो कभी कभी क्या होता है कि सेल ऑर्गेनल्स बुढ़े हो जाते हैं, ठीक है, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, वो अपना फंक्शंस परफॉर्म करना छोड़ देते हैं और मैच्योर होने के बाद में वो मर जाते हैं। अब ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि उन डेड सेल ऑर्गेनल्स को हटाया जाए, है ना, रिप्लेस किया जाए, नए सेल ऑर्गेनल्स आए उनकी जगह पे। नए तभी आएंगे जब पुराने जाएंगे। तो हम बोलते हैं कि जो वोर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, क्या नाम दिया मैंने? वोर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जो कि बुढ़े हो गए हैं, नॉन फंक्शनल हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं और वो कैसे हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। तो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स को हटाना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, नए ऑर्गेनल्स लाने पड़ते हैं। नए तभी आएंगे जब पुराने जाएंगे। तो पुराने सेल ऑर्गेनल्स को, वोर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स को भी हटाने का काम कौन करता है? हटाने का काम हम बोलते हैं कि यही लाइसोसोम्स ही करते हैं। इन सेल ऑर्गेनल्स के साथ जाकर के फ्यूज हो जाते हैं कौन? हमारे ये बेचारे लाइसोसोम्स, और अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से इनको भी डाइजेस्ट कर डालते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जो लाइसोसोम्स के सब कांटेक्ट में आता है उसी का डाइजेशन हो जाता है। क्यों? पावर है ना भाई उसके पास, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, तो उसका फायदा उठाता है लाइसोसोम्स। तो खाने को डाइजेस्ट कर लिया,
टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट कर लिया। इंजरी वगैरह जब होती है कभी सेल में तो डेब्रिस वगैरह हम बोलते हैं कि डेड सेल ऑर्गेनल्स आ जाते हैं, ठीक है, उनको जो है ना, जो वोर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स जिसको हमने बोला कि काम करना बंद कर देते हैं, जिनको रिप्लेस करना पड़ता है। अब रिप्लेस करना है तो मतलब नए आने पड़ेंगे, नए तभी आएंगे जब पुराने जाएंगे, तो पुराने वोर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स को हम बोलते हैं कि ये हमारे जो लाइसोसोम्स हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि सेल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि लाइसोसोम्स को जो है ना फटना पड़ता है अपने आप को, जैसे कि सेल पूरा का पूरा अब सेल कैसा हो गया, बुढ़ा हो गया है ना, कोई डैमेज हो गया, कोई इंजरी हो गई जिसको कि सेल नहीं जो है ना हील कर पा रहा है अपने आप को और वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो उस समय क्या होता है कि ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, ये सेल के अंदर ही फट जाते हैं, फट जाएंगे, जिसके कारण हम बोलते हैं कि इनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो पूरे सेल में चले जाएंगे और पूरे सेल में जाने के बाद में हम बोलते हैं कि पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं इसी के डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसीलिए इनको हम सुसाइड बैग्स कहते हैं। सवाल तो ये था ना कि सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइसोसोम्स की जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये जिस सेल में रहते हैं ना उसी सेल को उठा करके डाइजेस्ट कर लेते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि परमानेंट इंजरीज हो जाती हैं सेल में जो कि ट्रीट नहीं हो रही हैं, हील नहीं हो रही हैं, तो सेल अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि अपनी एक एक करके फंक्शंस खो रहा है, नई फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ठीक से नहीं हो रही। तो उस समय पे क्या होता है, ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस में जो लाइसोसोम्स हैं वो सेल के अंदर ही फट जाएंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरे उसमें फैल जाएंगे साइटोप्लाज्म में, सेल में, और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सेल डिसॉल्व हो जाएगा बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है। तो लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स बिकॉज इन केस ऑफ डिस्टर्बेंस of their cellular metabolism they digest their own cell by releasing their own hydrolytic enzymes, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कि इसमें बताया गया है कि लाइसोसोम्स जो है ना खुद को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सेल को कर रहे हैं इसलिए उनको सुसाइड बैग्स बोल रहे हैं। उनके अंदर अगर खुद के अंदर भी क्या होंगे, कुछ सेलुलर मेटाबॉलिज्म के हम बोलते हैं कि डिस्टर्बेंस होंगे, तो वो खुद ही फट जाएंगे और खुद ही को डाइजेस्ट कर लेंगे। तो सेल को भी कर सकते हैं और खुद को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इनको हम सुसाइड बैग्स बोलते हैं। यानी कि जितने अच्छे होते हैं ना ये कि खाने को डाइजेस्ट कर रहे हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को जो है ना हटा रहे हैं, तो जितने अच्छे होते हैं उतने ही हम बोलते हैं कि कभी कभी इनका नेगेटिव साइड भी हमको देखने को मिलता है कि अगर सेल जो है ना काम नहीं कर पा रहा है तो उसी को खा गया, या खुद अगर काम नहीं कर पा रहा है, खुद के मेटाबॉलिज्म में कुछ सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कोई चेंजेस आ गए हैं तो वो खुद ही को खा जाएगा, इसीलिए इनको हम सुसाइड बैग्स बोलते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन सब बच्चों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर आर प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। अब प्रोटीन की सिंथेसिस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है कि प्रोटीन फैक्ट्रीज किसे कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्रीज हम बोलते हैं राइबोसोम्स को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे फैक्ट्री होगी वहीं तो चीज़ें सिंथेसाइज होंगी। प्रोटीन की फैक्ट्रीज कहाँ होती है, राइबोसोम्स में होती है, इसलिए राइबोसोम्स में ही प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे। तो इस सवाल का जवाब क्या है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल, द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द राइबोसोम्स इनसाइड द सेल। राइबोसोम्स में ही होते हैं, इसीलिए उनको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम्स की खास बात होती है, एक तो चलो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं वो अलग बात है, खास बात इनकी एक और होती है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में ही पाए जाते हैं, है ना। अभी तक हम जितने भी ऑर्गेनल्स पढ़ते आ रहे हैं, सेल ऑर्गेनल्स, हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, इसके बाद में हमने गोल्जी बॉडी पढ़ ली, इसके बाद में हमने लाइसोसोम्स पढ़ लिए, है ना, इसके बाद में हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, प्लास्टिड्स पढ़ लिए। ये सभी जितने भी हमने सेल ऑर्गेनल्स पढ़े हैं ये सब कहाँ होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। लेकिन अब एक ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आए हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। तो इस पॉइंट को कर लो क्या आप स्टार्क मार्क, कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और ये यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होंगे। क्या ये चीज़ सभी को क्लियर है, प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं और यूकैरियोट्स में भी होते हैं, ठीक है। अब और इनकी अकरेंस देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स तो बेचारे बहुत ही बेसिक होते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में कहाँ प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स, जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है, आप सीधे लिख दो क्या, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म का
जो मैट्रिक्स होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसी में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में भी हम बोलते हैं कि ये साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स में भी हमको दिखाई देंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर एनवलप पर भी थोड़े बहुत राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर एनवलप के ही कंटिन्यूएशन में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, आरईआर और एसईआर। आरईआर को हम रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स में, न्यूक्लियर एनवलप में, इसके अलावा हम बोलते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी राइबोसोम्स चिपके रहते हैं। कुछ यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि प्लांट सेल। प्लांट सेल के पास हम बोलते हैं कि प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स का मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था कि ये कैसा होता है प्लास्टिड का स्ट्रक्चर, तो कुछ इस तरीके का होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर इसके बाद में ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये मैं आपको प्लास्टिड का टू बी मोर स्पेसिफिक, ये मैं आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझा रही हूँ। हमने क्या पढ़ा था, प्लास्टिड हम बोलते हैं कि दो टाइप के होते थे, और ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं, ये प्लांट सेल्स में ही होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट और एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट हम बोलते हैं कि कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, और ये बेसिकली प्लांट के उन पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये वाले सेल, जो कि वो पार्ट जो कि सन के कांटेक्ट में या सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। आई रिपीट, ल्यूकोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उन सेल्स में होते हैं, वो वाले सेल्स जो कि बेसिकली सेल्स जो कि वो वाले प्लांट के पार्ट में जो कि पार्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं रहता है। तो जो पार्ट प्लांट का सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, उस पार्ट के सेल्स में हमको ल्यूकोप्लास्ट मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट नाम से समझ में आ रहा है, क्रोमो मतलब कलर, तो इन प्लास्टिड्स के पास क्या होगा, कलर होगा। और ये कहाँ मिलेंगे, उन प्लांट पार्ट्स में मिलेंगे जो कि सन के कांटेक्ट में रहते हैं, सनलाइट के कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। तो प्लांट के वो पार्ट्स जो कि जिनके ऊपर सनलाइट पड़ती रहती है, उन पार्ट्स में जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स में हमको क्रोमोप्लास्ट मिलते हैं। दो टाइप के होते हैं, ग्रीन और नॉन ग्रीन। तो वो वाले क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर ग्रीन कलर का लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट होता है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, ऐसे क्रोमोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का मैं आपको और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ कि डिस्क लाइक होता है, ठीक है, ओवल शेप का होता है, डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है, जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए पढ़ा था कि क्रिस्टी बनाती है। इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्ड्स होते हैं उनको हम क्रिस्टे कहते हैं। सिमिलरली हम बोलते हैं कि प्लास्टिड के जो या क्लोरोप्लास्ट के जो इनर मेम्ब्रेन होती है, वो भी बहुत सारे फोल्ड्स बनाती है। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे जैसे प्लास्टिड मैच्योर होता जाता है, वैसे वैसे ये जो फोल्ड्स है ना, ये अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये फोल्ड्स कहाँ आ जाते हैं, इस तरीके से अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अंदर क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम थैलाकॉइड्स कहते हैं। और ये जो थैलाकॉइड्स होते हैं, ये एक के ऊपर एक पाइल अप हो जाते हैं, यानी कि बंडल बना लेते हैं। और इन बंडल्स को हम क्या बोलते थे, हर एक बंडल को हम क्या बोलते हैं, हर एक बंडल को हम ग्रैनम बोलते हैं, और बहुत सारे बंडल्स को हम क्या कहते हैं, ग्रैना कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, स्टैक लाइक जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे थैलाकॉइड्स के, उनको हम क्या कहेंगे, ग्रैना कहेंगे। और इन ग्रैना के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको प्लास्टिड भी एक्सप्लेन कर दिया है कि एनिमल सेल में नहीं होते हैं, प्लांट सेल्स में ही होते हैं, कुछ फंगस वगैरह में भी आ जाते हैं। प्लास्टिड्स दो टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट अलग होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्रोमोप्लास्ट में कलर होता है। क्रोमोप्लास्ट भी दो टाइप के होते हैं, ग्रीन और नॉन ग्रीन। ऐसे वाले क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर ग्रीन कलर का लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये क्या रहा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ओवल होता है, डिस्क लाइक होता है। इनर मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है, जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ये जो फोल्डिंग्स हैं ये अंदर आ जाती हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, लेमेला नाम कर देते हैं, इनको क्या बोलते हैं, लेमेला बोलते हैं। इसके अलावा स्ट्रोमा होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है,
ये कलरलेस होता है, ठीक है, काफ़ी क्लियर होता है। फिर इसके बाद में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम थैलाकॉइड्स कहते हैं, ये एक के ऊपर एक अरेंज हो जाती है, और ये एक के ऊपर एक अरेंजमेंट जो होता है, जो स्टैक बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं। हर एक स्टैक को ग्रैनम और बहुत सारे को ग्रैना कहते हैं। तो ये जो स्ट्रोमा आपको दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रोमा में हम बोलते हैं कि राइबोसोम्स होते हैं। तो मैं आपको बता क्या रही थी, मैं आपको बता रही थी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई सेल ऑर्गेनल्स तो होते नहीं हैं, तो राइबोसोम्स कहाँ होंगे, साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स में ही होंगे। यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स में तो होते ही हैं, साथ ही साथ न्यूक्लियर एनवलप में भी प्रेजेंट होते हैं, RER के सरफेस पे भी प्रेजेंट होंगे। इसके साथ ही साथ कुछ यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे होते हैं जैसे कि प्लांट सेल वगैरह, उनके प्लास्टिड के स्ट्रोमा में भी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, प्लास्टिड का स्ट्रोमा, और इसके साथ ही साथ हमने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है ना क्रिस्टे के बीच में, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि DNA होगा, राइबोसोम्स होगा। प्लास्टिड और DNA के लिए हमने, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हमने पढ़ा था कि इनको हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों के पास खुद के अपना DNA होता है और राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। राइबोसोम्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटीन्स तो होंगे ही, ठीक है। DNA होता है अपना और राइबोसोम्स होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल पोजेस करने वाले दो ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो अकरेंस मैंने आपको बता दी, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कहाँ होंगे, साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स में। यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में तो होंगे ही, न्यूक्लियर एनवलप में भी होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होते हैं, प्लास्टिड के स्ट्रोमा में भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भी होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है कौन सा, 80S। 70S और 80S। 70S टाइप के जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोट्स में दिखाई देते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और प्लास्टिड के मैट्रिक्स में स्ट्रोमा में दिखाई देंगे। और जो 80S टाइप के राइबोसोम्स हैं वो आपको कहाँ दिखाई देंगे, यूकैरियोटिक सेल्स में दिखाई देंगे, ठीक है। आई होप पूरा का पूरा ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के साथ में हमने राइबोसोम्स को भी पढ़ लिया है। हमेशा ध्यान रखना, स्टार मार्क रखना ये बात अपने दिमाग में कि राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ इस तरीके के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। बस आज के सेशन के लिए इतना ही, और आज के इस सेशन के साथ ही जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो हमने कर लिए हैं फिनिश, और हर एक क्वेश्चन के साथ हमने हर एक टॉपिक को रिवाइज करा है, और इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू।